10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। कल उनका निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूरा देश नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पूरी राजकीय सम्मान के साथ कल यानी कि शनिवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 साल तक वो देश के पीएम रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा, मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया। और तमाम नेता, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, और दिलीप चेरियन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, पूरा देश इस समय गमगीन है, सब नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन जो जितने बड़े अर्थशास्त्री वो थे, मुझे लगता है कि उन्होंने देश को जो कुछ दिया होगा एक अर्थशास्त्री के तौर पर, वो वापस मिलना मुश्किल है। देखिए, मनमोहन सिंह जी का जो सबसे अहम, अगर हम देश के लिए सेवा के तौर से समझें, तो ये था कि अर्थशास्त्र को उन्होंने एकदम पॉलिटिक्स के बीच में उन्होंने लाया। उनको ये समझ था कि अगर हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो, अगर हमारा डिपेंडेंस अपने ऊपर स्वाभिमान पे, आत्मनिर्भर पे, ये सब चीजों पे ना हो, तो हमारा देश ऑलवेज किसी ना किसी तरह का गुलामी में ही रहेगा और लो ग्रोथ ट्रैप में ही रहेगा। मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने हमें इस ट्रैप से निकलने का पहला बजट किया, जो हम अभी तक उसको मानते हैं कि सबसे अहम 1991 का जो बजट उन्होंने लिखा, उसके बाद से जो रिफॉर्म्स हुआ, उसके पहले भी कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद भी कुछ रिफॉर्म्स हुए, पर उस बजट में जो रिफॉर्म्स हुआ, उस वजह से हम जो इस वक्त आर्थिक व्यवस्था में है, वो उसी के वजह से ये शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने इकोनॉमिस्ट के तौर से काम किया, प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने उसको बहुत आगे भी ले जा सका। और ये सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी में नहीं, पर बाहर के लोगों को भी ये पता चला कि इंडियन इकोनॉमी जो है एक पावर हाउस है, और उनको यहाँ इन्वेस्ट करने का जो एक एफर्ट था, वो मनमोहन सिंह जी ने ही शुरू किया था। बिल्कुल। काफ़ी शांत रहते थे और कई बार इसको लेकर उनको ट्रोल भी किया गया था। और जो बातें मैं अब पढ़ रही हूँ कि उर्दू जाहिर है, क्योंकि जब विस्थापन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान बना, तो वो उसके बाद फिर इस तरफ आए। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये पढ़कर जानकर, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे, मैं हल्द्वानी शहर की हूँ और वो हल्द्वानी शहर में वहाँ विस्थापित होकर आए थे। और मुझे पता है कि पूरा हल्द्वानी जो है उस समय बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। और वहाँ पे उन्होंने प्री मेडिकल की पढ़ाई भी की, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो इस पढ़ाई को करे। खैर, अर्थशास्त्री के तौर पर तो उन्होंने देश को क्या कुछ दिया है ये हम सब बहुत भली भांति जानते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ दिलीप जी कि एक नगीना हमने खो दिया, और जो ये आज क्षति हुई है इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत नहीं होगा। एब्सोल्युटली, आपने जो कहा है वो बहुत सही है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान में जन्म लेने के बाद वो जिन जिन ऊंचाइयों पे पहुंच चुके थे, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो, कई चीजें पे उन्होंने जो उस पे अपना स्टैंप लगाया, वो इतना सिंपल आदमी जो लोअर मिडिल क्लास से आके ये जो अचीव करने का कोशिश हुआ, वो सिर्फ बिना कोई भी एक गॉडफादर जैसे हुए भी उन्होंने ये स्थापित किया कि इंडिया में ये पॉसिबल है। किसी पार्टी का भी बैकिंग नहीं था। उन्होंने एक प्रोफेशनल के तौर से वर्क करके अचानक उस पद पे
आ चुका था। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये एक कहानी है जो हर घर को इंस्पायर कर सकता है कि आपको ना बचपना में पॉलिटिक्स करना है या स्टूडेंट होके पॉलिटिक्स करना है, या आप अपना काम करो और इस तरह से करो कि आपको नोटिस करके लोग आपको खींच के लाए, ऐसे पद आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल जी, हमेशा आपने, जब तक वो सत्ता में रहे, विपक्ष ने उन पर कई आरोप लगाए। विपक्ष की तरफ से हमेशा ये कहा जाता था कि कठपुतली है, हमेशा चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन आज की जो तस्वीर है, सब लोग जो उस समय विपक्ष में थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। और क्योंकि हर कोई ये जानता था कि उनके पास जो ताकत थी और जो कला थी, और आर्थिक तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जाने जाते थे और सुधार के लिए जाने जाते थे आर्थिक तौर पर, तो आज इसीलिए पूरा देश जो है उनको नमन कर रहा है। ऐसी श्रद्धांजलि अटल जी के समय पर हमने देखी थी और वही आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि बड़े लोग बड़े ही होते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आज इस निधन पर एक शेर कहना चाहता हूं कि उनके जाने का मंजर कोई तमाशा नहीं, दूर तक देखिए, देर तक सोचिए। दरअसल जब कोई महान व्यक्ति हम लोगों के बीच से जुदा होता है, और खासतौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने ज्ञान, अपने विषय के माध्यम से झंडे गाड़े, जिनके बारे में बराक ओबामा भी ये कहा करते थे कि अगर अर्थशास्त्र से के संबंध में किसी को सीख लेनी है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बिल्कुल। यकीनन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो विश्व विख्यात थे, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि उर्दू से भी वाकिफ थे। बिल्कुल। उनका वो शगल था, साहित्य की किताबें पढ़ा करते थे, अपने साथ हमेशा से एक नोट पैड रखा करते थे, चीज़ों को उसमें नोट किया करते थे। मेरे को उनको मौका मिला 10 साल कवर करने का। हमेशा से जो एकेडमिक्स बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, वो हमेशा से अपने विषय पर निरंतर पढ़ते रहते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समय समय पर लोकसभा के अंदर अ, अपने अपनी भाषण से, अपने स्पीच से लोगों को आकर्षित किया। एक 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 वक्त है जब वो सुषमा स्वराज को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो सुषमा स्वराज बहुत ही एक एक वेल रिफॉर्म्ड और पॉलिश्ड पॉलिटिशियन थी, नेता प्रतिपक्ष थी। हम्म। उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये शेर उनको पेश किया था और बताने की कोशिश की थी कि साहित्य के माध्यम से भी आप भाषा को रूपांतरित कर सकते बिल्कुल। हैं। गजल के माध्यम से भी, शेर शायरी के माध्यम से भी आप भाषा के माध्यम से आप लोगों को संकेत दे सकते हैं। दरअसल जो पक्ष विपक्ष के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता होती है, लोकसभा उसी के लिए जानी जाती है, संसद उसी के लिए जाना जाता है। लोग उसे टकराव कहते हैं, मैं कहता हूँ ये संसदीय शैली है। ये टकराव होना जरूरी है ताकि भिन्न भिन्न प्रकार के विचार लोगों के सामने आए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वास्तविक तौर पे एक पॉलिटिकल पर्सन तो नहीं थे, लेकिन वो पॉलिटिशियन सोनिया गांधी की चॉइस थे, जिसके चलते वो प्राइम मिनिस्टर बने। और अर्थव्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने एक आकार दिया, एक रूप दिया, उसकी वानगी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि खुद एक विश्व प्रख्यात प्राइम मिनिस्टर और अर्थशास्त्री होने के नाते उनके अधीन चिदम्बरम जैसे अर्थशास्त्री एक्सपर्ट काम करते थे और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन मोंटेक सिंह आलूवालिया हुआ करते थे। तो ये जो हायरार्की थी अर्थशास्त्र को लेकर, वो एक वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने अर्थशास्त्र की संवेदनशीलता से, उसकी गहराई से, बिल्कुल। उसकी परिपक्वता से, उसके उतार चढ़ाव से वाकिफ होता है। यही बिल्कुल। वो हायरार्की थी जिसके चलते उनके समय जीडीपी ग्रोथ 6.8 और 7.5 तक पहुंचा। तो ये उनकी वानगी रही है अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थव्यवस्था को लेकर जो उनका योगदान है वो सराहनीय रहेगा। और जहां तक मौन का सवाल है तो वो खुद कहा करते थे कि मैं जरूर मानूं लेकिन एक दिन मेरे कार्य बोलेंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था। तो यकीनन डॉक्टर मनमोहन सिंह उन सभी प्रशंसा के काबिल हैं जिसके लिए आज वो जाने जाते हैं और देश उनको नमन कर रहा है। और बिल्कुल उनके काम आज भी बोल रहे हैं, अच्छे ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं जिनके बारे में पूरा देश जानता है और उनकी हमेशा सराहना करता है। डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय कुमार, 2005 में सूचना का अधिकार उन्हीं के कार्यकाल में आया। इसके अलावा अमेरिका से न्यूक्लियर डील की मैं बात करूं तो सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर उन्होंने वो डील की थी। कहाँ तो उनके लिए ये कहा जाता था कि वो सोनिया गांधी के इशारों पर चलते हैं और वही सरकार चलाती हैं, लेकिन उनके बिल्कुल खिलाफ जाकर ये न्यूक्लियर डील की। सूचना का अधिकार उसका कितना बड़ा महत्व है, या हम सब जानते हैं। इस तरह के तमाम फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए थे। बिल्कुल। और जिस न्यूक्लियर डील की बात आप कर रही हैं, उसी न्यूक्लियर डील ने तो अमेरिका के साथ जो भारत के रिश्ते थे उसको एक नया मोड़ दिया। और अधिकारों की बात तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, मनरेगा जो आया, फूड सिक्योरिटी जो इन्होंने लोगों को दिया, कहा कि भाई इस देश में लोगों को कम से कम इसकी तो गारंटी होनी चाहिए, काम की गारंटी, भोजन की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, इंफॉर्मेशन। अगर जिस तरह का राइट टू इंफॉर्मेशन, हर व्यक्ति जो किसी भी तरह का सूचना प्राप्त करना चाहता है उसके लिए वो अधिकृत है। तो देखिए, निर्णय लेने के मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई सानी नहीं था, और जो इन्होंने जो चीजें की वो अद्भुत था। अब बजट की बात मैं कर रहा हूँ, 1991 में जब पहला बजट ये बना करके बतौर वित्त मंत्री जब नरसिंह राव जी की सरकार में रखा, तो नरसिंह राव जी की सरकार ने कहा कि नहीं, ये बजट ऐसे थोड़े बजट होगा। लेकिन उन्होंने फिर दूसरा बजट बनाया, लेकिन वहीं से जो लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण की नींव डाल दी गई थी, जो साहस नरसिंह राव नहीं कर पा रहे थे कि अगर इस तरह का बजट में हम प्रोविजन करेंगे, अगर हम द्वार खोलेंगे भारत का वैश्विक टेक्नोलॉजी को लेकर के, वैश्विक ट्रेड को लेकर के, तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या फिर हम एक गुलामी की तरफ नहीं बढ़ेंगे? यह साहस नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा निर्णय तो लेनी हो, वो निर्णय के फलसफा क्या होंगे ये तो इतिहास बताएगा या भविष्य बताएगा, लेकिन निर्णय लेने का साहस तो होनी चाहिए। और दूसरे बजट को जो इन्होंने फिर बना करके दिया, नरसिंह राव जी ने मानी। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि सोनिया गांधी के बावजूद भी नहीं चाहती थी, फिर भी अमेरिका के साथ इन्होंने न्यूक्लियर डील पर साइन किया। और साइन करने के बाद जो ड्रेस्टिक जो चेंज रिश्तों में आया अमेरिका के साथ, वो सब लोग उसके हम लोग साक्षी हैं। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो निर्णय लेने के मामले में कहीं किसी से भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे कि इसके राजनीतिक फायदे क्या होंगे, राजनीतिक नुकसान क्या होंगे। क्योंकि बैकग्राउंड उनका एकेडमिक था, तो एकेडमिक बैकग्राउंड का व्यक्ति देश हित और जनहित में फैसले लेने के लिए माने जाते हैं कि जनता का इससे क्या भला होगा और जनता का इससे क्या। बिल्कुल, और काफी अभाव में उन्होंने चीजें देखी भी हैं, जैसे लालटेन की रोशनी में वो उन्होंने पढ़ाई की थी, काफ़ी सेंसिटिव वो थे, और मुझे लगता है इसीलिए जो उनके जो निर्णय होते थे, वो फैसले होते थे, उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर होते थे और वो देश हित और जनहित के लिए होते। और सवाल दिलीप जी मेरा ये था कि काफ़ी सेंसिटिव थे। कई ऐसे मौके आए मनमोहन जी के जीवन में जब वो प्रधानमंत्री थे कि वो कई बार आहत हुए। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब उन्होंने आलोचना अपनी देखी और जब उनके बारे में बोला गया तो उन्होंने इस्तीफा देने तक के बारे में सोचा, और फिर अटल जी ने ही उनको समझाया भी। देखिए, जहां मनमोहन सिंह जी का बात है, मैं उनको कुछ करीबी से भी जानता था। उनका ये सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग मामला ये था कि उनको अपने सोच पे एक रिलायंस था, क्योंकि उनको ये एकेडमिक कॉन्फिडेंस था कि प्रॉब्लम के हर एंगल से देख के उनका एक 360 डिग्री व्यू लेने के बाद ही वो डिसीजन लेते थे। इसके कारण वो कभी कभी लोग कहते थे कि वो आइदर इनडिसाइसिव है या कम्युनिकेटिव नहीं है, पर ये दोनों उनका एडवांटेज था, क्योंकि हम
हर वक्त ये भूल जाते हैं कि ये एक मामूली सा ब्यूरोक्रेट के रूट से कंट्री के सबसे अहम पद पे पहुंच गया था, क्योंकि उनका जो बैलेंस था, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, वो पॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट थे और बहुत स्मार्ट थे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 2 बार प्राइम मिनिस्टर होने का जो स्किल होता है उसमें पॉलिटिक्स तो ऑलवेज एक उसका हिस्सा होता है। पर मुझे जो जानकारी है वो हर एक चीज पे कई एंगल से देखते थे और वो खुद के सलाह पे ही सबसे ज्यादा विश्वास करते थे और अपने वाइफ को भी कंसल्ट करते थे। पर बाकी लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिकल लोग है, तो उनका सिर्फ इनपुट ही इनपुट होता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं, जजमेंट उनका ही होता था। बिल्कुल। बिलाल जी, एक मूवी भी बनी थी उन पर और उसमें अनुपम खेर ने उनका किरदार निभाया था। उस मूवी को देखने के बाद भी काफ़ी हलचल हुई, राजनीतिक जगत में काफ़ी हलचल हुई, उस मूवी पर काफ़ी चर्चा हुई और उस मूवी से ही ऐसी छोटी छोटी बातें पता चली जो मैंने अभी जिक्र किया कि एक सेंसिटिव साइड उनकी थी, उसको सोचते समझते थे, एक इमोशनल साइड भी उनकी दिखाई दी। तो ये जो एक कॉम्बो थे मनमोहन सिंह, मुझे लगता है ये कॉम्बो मिलना बहुत मुश्किल है अब भारतवर्ष के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही। ये जो कॉम्बिनेशन होता है सरलता, सहजता और किसी भी ज्ञानशील व्यक्ति का, ये आमतौर पर कम देखा जाता है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपनी तो कोई पॉलिटिक्स थी नहीं। उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति जो लॉयल्टी और उस लॉयल्टी का जो आधार उनका ज्ञान और उनकी एकेडमिक्स और उनका एक अर्थशास्त्री होना, वो उनका सबसे बड़ा एसेट बना। उनकी खामोशी, आप जानती हैं कि सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनली प्रपोज किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी जी। और यूपीए के कार्यकाल में अगर व्यवहारिक रूप से आप देखें तो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी माने जाते थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी इस चीज का दावा नहीं किया, क्योंकि वो एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन के लिए काम कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक आयाम देने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पूरे दौर से एक नई प्रयोग के साथ, रिफॉर्म्स के साथ, प्राइवेटाइजेशन के साथ, लिबरलाइजेशन के साथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कैसा आए और इस इकोनॉमी का जो अर्थ है इसको आम आदमी से कैसा जोड़ा जाए, इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो अच्छी तरह जानते थे कि जब तक एक कॉमन मैन की जेब में, अनऑर्गेनाइज्ड जिसे सेक्टर आप कहते हैं, गरीब के जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में बूम नहीं आ सकता। तो वो इस दिशा में काम कर रहे थे। वो हमेशा अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहे। जहां तक राजनीति का सवाल है तो राजनीतिक फ्रंट पर सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहती थी। पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रणब मुखर्जी देखा करते थे और अर्थशास्त्र के स्तर पर जो देश ने आज एक ऊंचाइयां छुई हैं, जिसका एडवांटेज मौजूदा सरकार को भी मिल रहा है। हालांकि आज के जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं उसको आप क्रिटिकल भी होके भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे इस मौजूदा कार्यकाल में भी कोरोना जैसे पीरियड जुड़े रहे तो काफी दूरदर्शी थे वो, ये कहना गलत नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ों को जो आज हो रही हैं उन्होंने शायद बहुत पहले देख लिया था और उसी के हिसाब से सारी चीज़ों को उन्होंने उस समय में ऑर्गेनाइज किया था।